जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आफ्टर एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस फ्रॉम एयर स्टूडेंट्स, तो अब मैं जो हूँ वो A2 के लिए भी एक रिवीजन का एक पूरा सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अराउंड 3 to 4 वीडियोस के अंदर हम लोग अपने पूरे कोर्स को देख रहे होंगे। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जो कोर्स मैं बना रहा हूँ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो बात मैं बार बार करता हूँ, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ ये कोर्स पढ़ के ये 8-10 घंटे का कोर्स आप जो है A स्टार ले आएंगे, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक रिवीजन गाइड है, एक रिवीजन पूरा मैं करवा रहा हूँ कोर्स का। ये आप लोगों की प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। आपका एएस में क्या ग्रेड था? अगर तो अच्छा जा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर तो बुरा जा रहे हैं तो बेटा एक मरतबा इसको देख लीजिएगा पूरा। इंशाल्लाह चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। देखिए बेटा, स्टार्टिंग विद पेपर पैटर्न, हमारे पास दो पेपर्स आएंगे। एक होता है आपके पास पेपर 3 और एक आपके पास होता है बेटा पेपर 4। अब पेपर 3 और पेपर 4 में जो आपके पास चीज़ें चल रही हैं वो क्या है कि आपके पास 3D MCQs आएंगे और 30 मार्क्स के MCQs होते हैं। और ये होता है बेटा 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर, ठीक है। 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर होता है। एज फॉर पेपर 4, जो पेपर 4 के आपके मामलात हैं वो क्या हैं? 2 आवर का पेपर होगा, 2 घंटे का। 3 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन A बेटा आपके पास 20 मार्क का आता है, डेटा रिस्पॉन्स होता है और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। डेटा रिस्पॉन्स कंपलसरी होता है, ये लाजमी आपने करना है। सेक्शन B फ्रॉम माइक्रो, सेक्शन C फ्रॉम मैक्रो, ठीक है। ये भी 20 मार्क का होगा और ये भी आपका बेटा 20 मार्क का होगा। अब इसके अंदर आपके पास दो क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना है। सेम गोज फॉर सेक्शन C, दो क्वेश्चन आएंगे, आपने एक अटेम्प्ट करना है। और बेटा पर क्वेश्चन की वेटेज ही 20 मार्क है, मतलब 20 मार्क का एक सवाल है, ऐसे कोई पार्ट्स नहीं होते। सर हम लोग पास पेपर्स कैसे सॉल्व करें? मेरा यूट्यूब भरा पड़ा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें बेटा उसके ऊपर अवेलेबल हैं। बट आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि फॉर पेपर 4 2023 ऑनवर्ड्स आपने देखना है, 2023 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 2023 का पेपर देखेंगे आप लोग, 2024 का देखेंगे आप, और 2025 फेब मार्च बेटा मैं अपलोड अभी कर नहीं सकता क्योंकि अभी जो टाइम है उसके अंदर मैं अभी अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन मैं करवा चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स को। मतलब ये चीज़ें हो चुकी हैं। अच्छा, अब बेटा ये हमारे पास चीज़ें चलेंगी किस तरीके से बेटा हमारा पास पेपर होता है, ये सारी चीज़ें आपने यूट्यूब से देखनी है। आपने पूरा मेरे प्लेलिस्ट को देख लेना है, ठीक है। ये आपका पूरा इंडेक्स है बेटा माइक्रो का। तो चलें जी, हम लोग अपने ज़रा बेसिक गेम से स्टार्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड। अच्छा देखो भाई, थ्योरी ऑफ डिमांड जो हमारे पास गेम चल रहा है, सबसे पहले तो एक चीज़ को ज़रा समझें। जो हम लोग रट्टा मार के बैठ जाते हैं ना शुरू से कि यार डिमांड है तो अपवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा, सप्लाई है तो अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा, इस रट्टे को छोड़ दो। अगर आप ये रट्टा मारते रहोगे ना, आप फंस जाओगे बहुत बुरा। क्योंकि A2 में कुछ डिमांड कर्व्स ऐसे हैं जो कि अपवर्ड स्लोपिंग बन रहे होते हैं। इसको याद करने का मैं एक आसान सा हल आप लोगों को बताता हूँ जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त आ गया। अगर मैं किसी जगह पे जाऊँगा तो वो भी उस जगह पे जाएगा, और अगर मैं किसी जगह पे नहीं जाऊँगा तो वो भी उस जगह पे नहीं जाएगा। नाउ यू कैन क्लियरली सी एरोज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जब भी बेटा एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब है कि दो कमोडिटीज़ में पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और जब भी दो कमोडिटीज़ में बेटा डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है तो उसका कर्व ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, सही है। लेकिन अगेन, अगर यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मेरा एक एक्स दोस्त आ गया जिससे मेरी सख्त लड़ाई चल रही है अभी इस टाइम पे, अगर मैं किसी जगह पे जाऊंगा तो वो उस जगह पे नहीं जाएगा, और अगर वो किसी जगह पे जाएगा तो मैं उस जगह को अवॉइड करूंगा। नाउ एरोज आर मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। और बेटा जब भी एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब है कि दो कमोडिटीज में नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है। और इनवर्स रिलेशनशिप कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। रट्टा नहीं मारिएगा कि डिमांड है तो नीचे जाएगा, सप्लाई है तो ऊपर जाएगा, बेटा फंस जाओगे A2 में, इसी का ख्याल रखिएगा। तो थ्योरी ऑफ डिमांड को बेटा हम जब बेसिक स्टार्ट करते हैं तो हमें एक टर्म समझनी पड़ती है, इसका नाम है यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ जब आप कंज्यूम करते हैं, आप उसको खाते हैं पीते हैं तो बेटा आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। उसको इकोनॉमिस्ट ने यूटिलिटी का नाम दिया हुआ है। और टू मेजर यूटिलिटी उन्होंने कहा जी एक इमेजिनरी यूनिट है, जिस तरीके से वेट को केजी में मेजर किया जाता है, पानी को लीटर में मेजर किया जाता है, वो कहते हैं जी इमेजिनरी यूनिट है, उसका नाम है यूटिल। कि जी फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक गिलास पानी पिया तो मुझे 50 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ठीक है। इट इज़ अ कार्डिनलिस्ट अप्रोच। कार्डिनलिस्ट अप्रोच क्या होती है? नंबर्स वाली अप्रोच होती है। एंड ये पूरी थ्योरी बेटा एक बंदे के आगे पीछे घूमती है, उस बंदे का नाम है रैशनल कंज्यूमर। नाउ हु इज रैशनल कंज्यूमर?
रैशनल कंज्यूमर इज द वन हु एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन गिवन द प्राइस ही पेज, यानी कि वो कहता है मुझे पाई पाई की सेटिस्फैक्शन वसूल करनी है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि बेटा, फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट्स हैं, एक है स्टूडेंट ए और एक है स्टूडेंट बी। ठीक है, सुनिएगा ज़रा। मेरे लेट से इन दोनों के स्कूल फ़ी जो है, स्कूल की जो फ़ी है वो है लेट से 30,000, 30,000 पर मंथ, सही। दोनों ने 15 दिन की छुट्टी मारी, इसने भी 15 दिन ऑफ किया, इसने भी 15 दिन ऑफ किया। अब बेटा आपने छुट्टी की है ना, स्कूल तो चल रहा था। इट डजेंट मैटर कि आप स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, यू हैव टू पे द फी। ठीक है, तो स्टूडेंट ए ने बेटा कंप्लीट फी पे कर दी, इसने कंप्लीट फी पे कर दी है, यानी कि स्टूडेंट ए रैशनल कंज्यूमर नहीं। स्टूडेंट ए जो है बेटा वो रैशनल कंज्यूमर नहीं है, स्टूडेंट ए इरैशनल कंज्यूमर है, सही है। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट बी जो कि एक रैशनल कंज्यूमर है, रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा बेटा, रैशनल कंज्यूमर बोलेगा कि भाई मेरे स्कूल की फीस है 30,000 रुपये, महीने में दिन होते हैं 30, मैं खाली कितने दिन गया हूँ, 15, तो उसूलन मुझे कितनी फीस देनी चाहिए, 15,000, मैं 15,000 से 1 रुपया आपको नहीं दूंगा। ये होता है रैशनल कंज्यूमर, द वन हु एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन गिवन द प्राइस ही पेज। कहता है जी मैं अपने हिसाब से पाई पाई की सेटिस्फैक्शन वसूल करूंगा। अब व्हाट इज रैशनल कंज्यूमर, ये वो बंदा होता है जिसकी इनकम जो है वो थ्रू आउट फिक्स चल रही होती है। अभी सिक्योरिटिज्म के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फॉर हिम देर इज़ नो डिफरेंस इन क्वालिटी, कहता है जी सैमसंग आईफोन सेम है, सही है, और जो भी प्रोडक्ट है सेम है, क्वालिटी वगैरह के अंदर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता। ये कहता है जी कि मैं फीडबैक से या फिर एडवर्टाइजिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, कि जी मेरे लिए अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं उसे खरीद के रहूंगा, मैं किसी के कहने पे नहीं जाऊंगा। नो इम्पल्स बाइंग। ना व्हाट इज इम्पल्स बाइंग, बेटा इम्पल्स बाइंग का मतलब ये होता है कि लेट से आप अपनी जेब से 1,000 रुपये लेके निकले, आपने कहा जी कि मैं टी शर्ट्स लूंगा। आप गए एक मार्केट में और मार्केट के अंदर जी 400 रुपये की टी शर्ट मिल रही है, ठीक है, आपने दो टी शर्ट्स खरीद ली, लेके आप 1,000 रुपये गए थे और आपने खर्चा कितने का कर दिया, 800 रुपये का। अब कितने पैसे बच गए आपके पास, 200 रुपये। आपको वहाँ पे एक बेल्ट वाला दिख गया, आपने कहा कि यार अब मैं आया ही हूँ मार्केट में, वापस घर जाऊँ, इससे बेहतर है काम ये करते हैं कि हम लोग बेल्ट खरीद लेते हैं। तो ये जो होती है ना बेटा, ये होती है इम्पल्सिव बाइंग, फजूल खर्ची एक तरीके से, अगर मैं इसको आसान लफ्ज में बात करूँ, फजूल खर्ची, कि भाई अब मैं आया हूँ तो ले लेता हूँ, मैं क्या वापस आऊंगा, वापस से खुआरी काटूंगा, ये वो। रैशनल कंज्यूमर बेटा, रैशनल कंज्यूमर कभी भी इस तरह नहीं सोचता। रैशनल कंज्यूमर बोलेगा कि भाई मैं घर से क्या लेने निकला था, मैं घर से शर्ट लेने निकला था, ठीक है, वो शर्ट्स लेगा, दो शर्ट जितनी भी उसको चाहिए थी शर्ट्स लेगा, आंखें बंद करेगा, सीधा घर आ जाएगा, यानी कि कोई फजूल खर्ची वो नहीं करेगा। ठीक है, अब जरा हम लोग अगर बात करें बेटा यूटिलिटी के ऊपर, तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी का मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन, कि भाई मैंने टोटल जितना भी गुड कंज्यूम किया है तो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है। मार्जिनल का लफ्ज अपने एंड तक के लिए याद कर लो, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। अब अगर वो लिख दे मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब है एडिशनल यूटिलिटी। अगर वो लिख दे मार्जिनल रेवेन्यू, इसका मतलब है एडिशनल रेवेन्यू। वो लिख दे मार्जिनल कॉस्ट, तो इसका मतलब है एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है, वो आपसे ये कहती है कि बेटा हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे आपको कितनी एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ये मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड, ये इसका फॉर्मूला है, सही, याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास एंटर होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि किसी भी गुड की अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, वो कम होना शुरू हो जाती है, नेगेटिव रिलेशनशिप चल रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है बेटा। मुझे एक बात ये बताओ, अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं, ठीक है, तो इसकी बेस्ट मिसाल मैं आपको देता हूँ। भाई रमज़ान है, रमज़ान में अफ्तार हुई, अफ्तार में आपने पहला ग्लास पानी का पिया, तो जो टॉप की सेटिस्फैक्शन आपको उस लेवल पे मिल रही होगी, दूसरे ग्लास पे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ क्या बोलता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो कहता है कि भाई जैसे जैसे आप एक गुड को बार बार कंज्यूम करते रहेंगे ना, तो हर गुड की, हर एक्स्ट्रा यूनिट की सेटिस्फैक्शन क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कहता है कि भाई जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहेगी बेटा, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी। सिंपल सी बात है यहाँ पे। इसको जरा हम लोग एक टेबल के थ्रू समझते हैं बेटा। यहाँ पे देखो जरा, टेबल में क्या मामला चल रहे हैं बेटा। यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, यहाँ पे आया आपके पास एम यू, यहाँ पे आया आपके पास टी यू। ठीक है, अब जरा समझिएगा क्या मामला चल रहे हैं।
या मैंने नोट्स में कैसे लिखा हुआ है, सही जैसे नोट्स में लिखा है वैसे ही चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है TU और यहाँ पे आ रहा है आपके पास MU। ठीक है, अब बात सुनो भाई। फॉर एग्जाम्पल रमज़ान का टाइम चल रहा है, सही है, रमज़ान का टाइम चल रहा है। और जाहिर सी बात है, जब रोज़ा आप रखेंगे तो आप रोज़े में तो पानी पी नहीं सकते। तो आपके पास जीरो क्वांटिटी ऑफ पानी आ रहा है, कोई सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रही। योर MU इज़ जीरो एंड योर टोटल इज़ जीरो एज वेल। ठीक है, आपने पहला ग्लास पानी का पिया। बेटे जब आप पहला ग्लास पानी का पियोगे तो मैं कहता हूँ कि उस टाइम पे सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो टॉप पे, बिल्कुल मैक्सिमम पे होगी। मैं कहता हूँ जी, लेट से आपको 50 यूरिल की सेटिस्फैक्शन मिल गई एक गिलास पानी पे, जो फर्स्ट ग्लास आपने पिया है। तो 50 + 0 टोटल कितना हो गया बेटा? 50। आपने दूसरा ग्लास पानी का पिया। अब ये बात बड़ी लॉजिकल है और बड़ी सेंसिबल है कि यार जो सेटिस्फैक्शन आपको पहले ग्लास पे मिली थी वो सेकंड ग्लास पे नहीं मिलेगी। तो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ी सी कम हो गई। एडिशनल सेटिस्फैक्शन हो गई 40। 40 + 50 बेटा टोटल कितनी हो गई आपके पास? 90। ठीक है, आपने तीसरा ग्लास चढ़ाया, तीसरे पे आपकी सेटिस्फैक्शन और कम हो गई 30। 30 + 90 कितना हो गया बेटा? 120। सही है। आपने चौथा ग्लास पिया इस सेंस में कि यार चलो बस मैं ना जो खाना पीना है वो मैं अपना उतार लूँ, मुझसे मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। तो बेटा एक टाइम ऐसा भी आता है ना कि जब आप बस हवस पूरी करने के लिए खा रहे होते हैं और आपका जो है वो पेट भर चुका होता है। ये खास तौर पे मेरे साथ होता है जब मैं बिरयानी खाता हूँ। तो मैं बस हुड़क मचा रहा हूँ, हुड़क अपनी पूरी करनी होती है, मैंने एक्स्ट्रा खा लेता हूँ, लेकिन मेरा पेट भर चुका होता है। उस टाइम पे सेटिस्फैक्शन कोई नहीं आपको मिल रही होती। ठीक है, सेटिस्फैक्शन लेवल जीरो, 120, आपके पास TU आ गया। आपने ज़बरदस्ती पांचवा ग्लास चढ़ाया। जब आप ज़बरदस्ती बेटा पांचवा ग्लास चढ़ाएंगे तो उससे आपको वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। आपको जब वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी बेटा, वो क्या है आपके पास? नुकसान। आपको नुकसान होना शुरू हो गया। आप फायदे के लिए पी रहे थे बट आपको नुकसान हो गया। तो -20 + 120 कितना हो गया बेटा? 100। तो जब आपका एडिशनल सेटिस्फैक्शन माइनस में चला जाता है बेटा, इस केस को हम लोग क्या कहते हैं? डिसयूटिलिटी। क्या कहते हैं इस गेम को? इसको हम लोग कहते हैं डिसयूटिलिटी, कि आप जो हो वो नुकसान में जा रहे हो। ठीक है, आपको फायदा नहीं हो रहा। अब इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें? बेटा आप लोग A2 में आ चुके हो, तो A2 में जो कर्व होते हैं ना डेरिवेशन वाले बनते हैं मेजॉरिटी। ये भी डेरिवेशन वाला ही है। सही है, ज़रा समझा। यहाँ पे आया MU, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे आया TU, यहाँ पे आ गई बेटे आपके पास क्वांटिटी। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं सिर्फ इसको ड्रॉ करूँ इधर, इसको मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो बेटा तुम यहाँ पे देखो ज़रा, आपका मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे तो जीरो है ना। जीरो से तो वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट यूनिट से। तो फर्स्ट यूनिट के ऊपर बेटा कितनी सेटिस्फैक्शन आपको मिल रही है? 50 की। कितने की मिल रही है? 50 की। उसके बाद वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोपिंग है और एक टाइम ऐसा आ रहा है जहाँ पे वो नेगेटिव में जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा आ गया MU। क्या आ गया? MU आ गया। अब देखो, आपके पास MU जीरो किधर है? आपके पास MU जीरो है बेटा फोर्थ यूनिट पे। तो मैं सिर्फ अपनी मार्किंग के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्थ। ठीक है, जाहिर सी बात है बेटे, जो ऊपर वन है वो नीचे भी वन होगा, जो ऊपर फोर है वो नीचे भी फोर होगा। सही है। अब देखो जरा, ये बेटा जो ऊपर वन था ये नीचे भी वन आ गया, जो ऊपर फोर था वो नीचे भी फोर आ गया। ठीक है, अब मुझे बनाना है TU। अब मुझे बनाना है TU। बेटा मैं बार बार फतवे बताता रहूंगा, मैं बार बार अपने पूरे इस लेक्चर में फतवा बताता रहूंगा। व्हाट इज फतवा? फतवे का मतलब है कि भाई ये चीज़ है तो है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये चीज़ लाजिम है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, उसके पीछे रीजनिंग में दूंगा, जाहिर सी बात है, बट उसको आपने याद रखना है। बेटा TU को देखो क्या हो रहा है। TU आपका पहले 0 से 50 गया, यानी कि गोली की तरह बढ़ रहा है। उसके बाद 50 से 90 गया और 90 से 120 गया। इसका मतलब क्या है कि बढ़ तो रहा है बट थोड़ा सा हल्के रेट से। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा? कांस्टेंट। और उसके बाद क्या हो रहा है? फॉल। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करूँ नीचे, पहले देखो गोली की तरह बढ़ा, फिर उसके बाद बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, कि एक नॉर्मल अमाउंट से बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद बेटा वो कांस्टेंट हो गया और उसके बाद वो फॉल होना शुरू हो गया। ऐसा ही है। अब इसको बेटा हमने बनाना है एक फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड स्केच ऐसे बनता है। ठीक है, ये आ गया बेटा आपका फ्री हैंड स्केच। ये आ चुका है बेटा आपके पास TU। ठीक है, ये क्या बन चुका है आपका? TU। अब सवाल ये कि सर डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करना है? जाहिर सी बात है आपको बेटा मार्किंग करनी पड़ेगी। एग्जाम में आप टेबल भी बना सकते हैं। आप मार्किंग करेंगे, आप बोलेंगे भाई ये जो पॉइंट A है यहाँ पर आपका MU मैक्स है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके बाद आपका MU कंटिन्यूसली बेटा फॉल होता जा रहा है। सर व्हाट अबाउट TU? TU कहाँ पे मैक्स होगा? बेटा TU की दो मैक्सिमम फिगर्स आ रही हैं, ये
120 और 120, यूनिट 3 पे और यूनिट 4 पे। ये चीज़ को समझो कि जहाँ से, एक बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहाँ से वो फॉल होना शुरू हो जाता है ना, वो आपका पॉइंट मैक्सिमम होता है, यानी कि वो फॉल होना यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा? ये फोर्थ। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अपने पूरे कोर्स के लिए बेटा याद रख लो, अपने जहनों में दफन कर लो, जहां पर मार्जिनल जीरो होता है, जहां पर मार्जिनल जीरो होता है, वहां पर आपका टोटल मैक्सिमम पे होता है। ये फतवा है, ये पहला फतवा आप लोगों को दे रहा हूँ। जहां पर आपका मार्जिनल जीरो होता है बेटा, वहां पर आपका टोटल क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इसको अपने जहनों में बिठा लो। यानी कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, मार्जिनल कॉस्ट जीरो है तो टोटल कॉस्ट मैक्सिमम पे होगी, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पे होगा। तो बेटा इसको अपने जहन में बिठा लें, जहां पर मार्जिनल जीरो है वहां पे टोटल मैक्स है। सही है? ये चीज़ हमारे पास बेटा यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब जरा अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम पॉइंट किधर आएगा? कहाँ पे मार्किंग करूँ बेटा? ये वाला पॉइंट जो आपका पॉइंट बी है यूनिट 4 पे, ये आपका टीयू का मैक्सिमम पॉइंट है। उसके बाद टीयू आपका फॉल होना शुरू हो रहा है। ठीक है? अच्छा, अब एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर है एमसीक्यूज़ के लिए ख़ास तौर पे, बेटा वो ये डायग्राम भी बना सकता है, ये वाली। तो आपको पता होनी चाहिए कि यार ये भी एक डायग्राम होती है जिससे आप एमयू और टीयू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब अजम्पशंस ऑफ एल्फ्रेड मार्शल के ऊपर बात कर लेते हैं। मार्शल लर्नर थ्योरी जो है हमारे पास, उसने ये सारी बातें बताई थी कि भाई ये चीज़ें आपके पास चलती हैं और ये चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। ठीक है ना? अब मैं इसी क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूँ। देखो, पहली बात तो ये कि यूटिलिटी कैन नेवर बी मेजर्ड, इट्स अ वेरी डम पॉलिसी एंड वेरी डम थ्योरी। आप खुद सोचें, अगर आप पानी पी रहे हैं तो आप हिसाब किताब लगा के बैठेंगे कि यार मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिली, मुझे इतनी बिरयानी खाने में सेटिस्फैक्शन मिली है। मतलब इंतहाई डम ये एक थ्योरी है जो एल्फ्रेड मार्शल ने निकाली है। देयर इज नो सच थिंग एज रैशनल कंज्यूमर। बेटा आपके पास कोई भी इनकम आपकी कभी भी फिक्स नहीं रहती है, आपकी इनकम हमेशा चेंज हो रही होती है। ठीक है? देर इज डिफरेंस इन क्वालिटी, ऑलवेज डिफरेंस इन क्वालिटी। सैमसंग और क्यू मोबाइल में, सैमसंग और आईफोन में बेटा देर इज डिफरेंस। फीडबैक से क्या आप इन्फ्लुएंस नहीं होते क्या? बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपका एक एक रेस्टोरेंट आपके घर के पास खुला हुआ है और आप, जाहिर सी बात है, वहाँ पे जाने के लिए पहले लोगों से पूछोगे ना कि खाना कैसा है, बेस्ट डिश कौन सी है, एम्बियंस कैसा है, ये वो। आपका एक फ्रेंड अगर वहाँ से होके आया हुआ है, तो लॉजिकल सी बात है, आप पहले उससे पूछेंगे कि भाई वहाँ पे खाना कैसा था। वो बोलेगा अच्छा था तो आप जाएंगे, बोलेगा बुरा था तो आप नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात। फिर आती है इम्पल्स बाइंग। बेटा फजूल खर्ची हर कोई करता है। ठीक है? हर कोई जो है वो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर रहा होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं होती। अगर इसी को मैं फर्दर एमसीक्यूज के अंदर बात करूं तो बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है, इसका नाम है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, आल्सो नोन एज डायमंड वाटर पैराडॉक्स? बेटे पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के अंदर आपके पास ये सीन होता है कि हम लोग जो है ना देख रहे होते हैं कि यार डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस, जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है फ्रॉम डिफरेंट गुड्स इज डिफरेंट। क्या मतलब है इसका? ज़रा समझिएगा। बेटा लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डेजर्ट में फंसे हुए हैं और मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपने एक गिलास पानी पीना है, आपको एक डायमंड चाहिए। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उस टाइम पे पानी की इतनी किल्लत होगी कि आप बोलेंगे कि भाई मुझे पानी दे दो, मुझे डायमंड नहीं चाहिए। इसके पीछे अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है बेटा? प्रॉब्लम ये आती है कि आपको पानी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जबकि डायमंड इज़ अ मोर वैल्यूएबल गुड देन वाटर। ठीक है? तो इसे कहते हैं डायमंड वाटर पैराडॉक्स, कि वहां पर आपको पानी की सेटिस्फैक्शन ज़्यादा थी। बट अगर अभी आप लोग अपने रूम में बैठे हुए हैं और मैं आपको आपके रूम में आके कहता हूँ कि भाई आपको पानी चाहिए या आपको डायमंड चाहिए, लॉजिकल सी बात है, हर कोई डायमंड ही मांगेगा। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिनारियोज, हमें डिफरेंट तरह की सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रही होती है, डिफरेंट तरह की बेटा यूटिलिटीज मिल रही होती हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं डायमंड वाटर पैराडॉक्स। समझ गए बात को? लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी? बेटा बात सुनिएगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिटिसिज्म्स हैं जो आप लोग अपने 20 मार्कर के अंदर बेटा लिख रहे होगे, बता रहे होगे एग्जामिनर को। सबसे पहले आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट्स अ वेरी डम पॉलिसी। हैबिट एंड इम्पल्स। बेटा वो कहता है कि यार ज़रूरी नहीं है कि जब जब आपकी क्वांटिटी बढ़े तो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल गिरे। पीपल कंज्यूम सम थिंग्स आउट ऑफ हैबिट। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स। बेटा अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो या आपके कोई बड़े पीते हैं घर पे, तो बेटा लॉजिकल सी बात है, जितना आप पियेंगे उतनी आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। यहाँ पे कहता है कि सेटिस्फैक्शन लेवल गिरती है। ऐसा नहीं होता पॉसिबल। फिर कहता है जी इंजॉयमेंट में इंक्रीज एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। ये भी बड़ी सेंसिबल सी बात है। बेटा आप इस तरह समझो कि आप स्पोर्ट्समैन हो या आप जिम जाना शुरू करते हैं। जब आप जिम जाते हैं तो आप अपने अंदर रिजल्ट्स देखते हैं, अपने अंदर चेंजेस देखते हैं, तो आप उससे और मोटिवेटेड होते हैं कि यार मुझे वहाँ पे जाना है। ठीक है ना? मुझे वहाँ पे और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इंजॉयमेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो जाती है।
फिर लिखा हुआ है क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ गुड कंज्यूम्ड। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार देखो, जिस तरह चॉकलेट की हम लोग बात करें, चॉकलेट के डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं। किटकैट आता है, बाउंटी आता है, डेयरी मिल्क है, 50 तरह के बेटा आपके पास जो हैं वो ब्रांड्स आ रहे हैं। कईयों को बाउंटी पसंद है, कईयों को बाउंटी नहीं पसंद, कईयों को किटकैट पसंद है, कईयों को नहीं पसंद, बट इन दी एंड है तो चॉकलेट ही ना। ठीक है, आपको सेटिस्फैक्शन तो चॉकलेट की मिल रही है। हाँ, अब यहाँ पे ब्रांड्स डिफरेंट हैं तो ये आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट ओवरऑल तो आपको बेटा चॉकलेट की सेटिस्फैक्शन मिलती है कि नहीं। अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट के अंदर बेटा आप ये बात भी कर सकते हैं कि जिस तरह आपके पास इनकम आपकी चेंज होती है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका चेंज होता है, या डिपेंडिंग अपॉन नेसेसिटी, या डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट चीज़ें, तो ओवर टाइम जो है वो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल अफेक्ट होती रहती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मुझे हर चीज़ से सेम लेवल की सेटिस्फैक्शन हमेशा मिले और सेटिस्फैक्शन लेवल मेरी गिरती रहे। ठीक है, तो ये बेटा ड्रॉबैक्स हैं जो आपको याद करने हैं। कम से कम भी 6-7 भी लिख तो बहुत है, बल्कि 6-7 भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, बहुत है वैसे। व्हाट इज इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल? बेटा इक्वी मार्जिनल के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से अपनी सेटिस्फैक्शन पर प्राइस को मैक्सिमम कर सकते हैं, यानी कि हम लोग अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे किस तरह पहुंचते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसकी, रैशनल कंज्यूमर की, ही इज़ द वन हु एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन गिवन द प्राइस ही पेज ना। तो बेटा वो देख रहा होता है सेटिस्फैक्शन पर प्राइस। क्या देख रहा है? सेटिस्फैक्शन पर प्राइस। सर सेटिस्फैक्शन पर प्राइस कैसे निकलती है? बड़ी सिंपल सी बात है। सेटिस्फैक्शन पर प्राइस निकलती है बेटा आपकी मार्जिनल यूटिलिटी को जब आप प्राइस से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दो गुड्स को कंपेयर करते हैं। इक्वी मार्जिनल में दो गुड्स को बेटा कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि दो गुड्स की सेटिस्फैक्शन पर प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं। तो आसान लफ्जों में यहाँ पे दो एमयू आनी चाहिए और दो प्राइसेस आनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा सेटिस्फैक्शन पर प्राइस कैसे निकलेगी? सेटिस्फैक्शन पर प्राइस निकलेगी एम यू एक्स ओवर पी एक्स और एम यू वाई ओवर पी वाई, यानी कि सेटिस्फैक्शन पर प्राइस फ्रॉम गुड एक्स या और सेटिस्फैक्शन पर प्राइस फ्रॉम गुड वाई। सर जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं ना, वहां पर आपको क्या मिल जाता है? इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। ऐसा क्यों होता है? अब इस तरह चेंजेस भी किस तरह आ सकते हैं बेटा? फॉर एग्जांपल, मैं आसान करने के लिए एग्जांपल को आपसे कहता हूँ कि लेट से जो गुड एक्स है हमारा, वो पेप्सी है। ठीक है, और गुड वाई जो है वो 7 अप है। ठीक है, मैं एक दिन कोक पीता हूँ, एक दिन पेप्सी पीता हूँ, एक दिन 7 अप पीता हूँ, एक दिन पेप्सी पीता हूँ, एक दिन 7 अप पीता हूँ। हुआ क्या कि भाई पेप्सी की प्राइस गिर गई। तो बेटा जब पेप्सी की प्राइस गिरेगी तो लॉजिकली सेटिस्फैक्शन पर प्राइस फ्रॉम पेप्सी विल इंक्रीज, और सेटिस्फैक्शन पर प्राइस फ्रॉम 7 अप विल फॉल। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 2 दिन पेप्सी पी रहा हूँ, एक दिन 7 अप पी रहा हूँ, 2 दिन पेप्सी पी रहा हूँ, एक दिन 7 अप पी रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं इतना थक जाऊंगा पेप्सी पी पी के कि रिगार्डलेस ऑफ प्राइस मैं पेप्सी छोड़ के कहाँ चला जाऊंगा? 7 अप पे चला जाऊंगा। तो फिर बेटा ये देखो कम हो गया, मैं कहाँ चला गया? 7 अप पे। फिर 2 दिन 7 अप, एक दिन पेप्सी, 2 दिन 7 अप, एक दिन पेप्सी। ये कंटिन्यूसली साइकिल चलती रहेगी जब तक ये साइकिल क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो सेटिस्फेक्शन पर प्राइस होना बेटा बराबर है, तब जाके आपके पास जो है इक्वी मार्जिनल आता है, और तब जाके जो है वो आपके पास जो है इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा होता है। अब सवाल ये कि सर क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होना ज़रूरी है? बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके रेशो सेम होने चाहिए। आपके रेशो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्या है चल रहा है बेटा? यहाँ पे देखो ज़रा कि भाई गुड एक्स से एम यू मुझे मिल रही है 50 और प्राइस है 10। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन पर प्राइस कितनी आ गई? 5। गुड वाई की एम यू है 100 और प्राइस है 5, तो बेटा इससे भी मुझे सेटिस्फेक्शन पर प्राइस कितनी मिल रही है? 5। तो योर सेटिस्फेक्शन पर प्राइस शुड बी इक्वल। ठीक है, अच्छा बेटा आजकल इसके क्वेश्चन टेस्ट होते हैं पेपर 4 में, जहाँ पे वो कहता है जी रैशनल कंज्यूमर किस तरीके से आपके पास डिमांड कर क्रिएट करता है और किस तरह मार्केट डिमांड पे चीज़ें लेके आ रहा होता है। तो बेटा आपको मैंने पीछे एक लॉ सिखाया था, बड़ा सिंपल सा। लॉ ऑफ डिमांड कहता है किसी भी गुड की प्राइस कम होगी तो उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती रहेगी। और इसी में अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंटर करता है तो वो कहता है कि भाई जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहेगी भाई? एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम होती रहेगी। तो वही गेम बेटा यहाँ पे चल रहा है कि अगर आपके पास किसी भी गुड की प्राइस कम हो रही है तो उससे आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, जब आपकी क्वांटिटी बेटा बढ़ेगी तो आपकी यूटिलिटी के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा? आपकी यूटिलिटी लेवल जो है बेटा कम होना शुरू हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, आगे इनडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। बेटा इनडिफरेंस कर्व क्या बताता है? इनडिफरेंस कर्व shows the combination of output that yield same level of satisfaction given the price that yield same level of satisfaction whereas the consumption bundle at which consumer operates is different। क्या मतलब है इसका? बेटा देखो इंडिफरेंस कर्व जो है वो यूटिल्स मेजर करता है।
इंडिफरेंस कर्व यूटिल्स मेजर करता है। यहाँ पर क्योंकि आप दो गुड्स को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बेटा गुड वाई आ गया और यहाँ पे गुड एक्स आ गया। इनडिफरेंस कर्व बेटा आपके यूटिल्स को मेजर करता है और वो इस तरीके से बनता है, यूनिटरी इलास्टिक जैसे बनता था, हाइपरबोला। सवाल ये कि सर ये हाइपरबोला क्यों बनता है? बेटा ये हाइपरबोला इसलिए बनता है, ये हाइपरबोला इसलिए बनता है क्योंकि देखो यूटिल तो आपके थ्रू आउट सेम ही चल रहे हैं ना। अब फॉर एग्जांपल ये इंडिफरेंस कर्व है, ये 50 यूटिल्स का इंडिफरेंस कर्व है, ये सेटिस्फैक्शन मेजर करता है, ये सेम रहेगा थ्रू आउट। मैं कहीं पे भी ऑपरेट करना शुरू कर दूं ये 50 यूटिल्स ही रहेंगे, ठीक है। अब जो डेफिनेशन का अलग पार्ट था कि वेयर एज द कंजम्पशन बंडल एट विच कंज्यूमर ऑपरेट इज डिफरेंट, बेटा वो ये है, कंजम्पशन बंडल जो होते हैं ना वो ये डब्बे होते हैं। इस तरह हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है कि जितने से आप वाई को कम करेंगे उतने से आपका एक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ चल रही है कि जितने से वाई कम होगा उतने से आपका एक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रहे हैं, यानी कि योर कंजम्पशन बंडल, योर डब्बे कैन चेंज, बट बट हमारे पास बेटा जो यूटिल्स हैं वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और इसी के अंदर बेटा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, इसका नाम है MRS। व्हाट इज MRS? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है बेटा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो मेजर कर रहा होता है आपकी यूटिलिटी को। कहता है कि भाई, क्योंकि अब देखो यहाँ पे प्राइसेस का तो कॉन्सेप्ट है नहीं इंडिफरेंस कर्व में, तो वो ये देख रहा होता है कि यार मुझे गुड वाई से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, गुड एक्स से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। वो रेशोज निकालता है कि सेटिस्फैक्शन फ्रॉम गुड एक्स ओवर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम गुड वाई, ठीक है। तो बेटा MRS कैसे बनता है? MRS इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन फ्रॉम गुड एक्स ओवर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम गुड वाई, ठीक है। अब इन डिफरेंस कर्व आपके पास एक चीज़ ये MCQs के लिए याद रखिएगा बेटा, जितना आप ओरिजिन से दूर होते रहोगे उतनी आपके यूटिल्स बढ़ते रहेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे 50 हैं तो यहाँ पे 60 हो जाएंगे, यहाँ पे 70 हो जाएंगे, यहाँ पे 80 हो जाएंगे, ठीक है। दूर होता रहेगा तो सेटिस्फैक्शन बढ़ती रहती है। टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व बेटा तीन तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड जो हम लोग बेसिक पढ़ते हैं वो है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने इसको यूटिल्स को पढ़ा है। फिर आता है बेटे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। व्हाट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट? जहाँ पे रेशो हमेशा 1:1 आएगा और ये होता है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ये होता है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन, आपने लिखना ही है ना। अब आप ब्लैक पेन से लिखो, ब्लू पेन से लिखो, सेटिस्फैक्शन लेवल आपको सेम ही मिलेगी। एक होता है बेटा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो एल शेप्ड होता है। सर एल शेप्ड कैसे होता है, बस समझाइएगा ज़रा। मैं कहता हूँ जी, रेड से ये आपका है राइट बाइसेप, सही है, और ये है आपका लेफ्ट बाइसेप। आप जिम जाते हैं और आपने पूरा महीना लगा दिया राइट बाइसेप ट्रेन करने में कि जी मैं राइट बाइसेप मार रहा हूँ, राइट बाइसेप मार रहा हूँ, मैं और लेफ्ट की तरफ जा ही नहीं रहा। तो बेटा ग्रो भी कौन सा करेगा? राइट वाला ही करेगा ना, लेफ्ट वाला फरिश्ते तो नहीं आगे करेंगे। फिर आप गए जी जिम, आपने कहा जी मैं लेफ्ट बाइसेप मार रहा हूँ, लेफ्ट मार रहा हूँ, लेफ्ट मार रहा हूँ, तो लेफ्ट ग्रो करेगा, ठीक है, राइट थोड़ी ना ग्रो करेगा। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का आपका जो है वो इंडिफरेंस कर्व। तो आपके पास यहाँ पे क्या गेम चलता है बेटा, ये एल शेप्ड आपके पास केस आता है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स MCQs के अंदर आपसे बेटा पूछा जा सकता है। अच्छा, अब ये क्रिटिसिज्म ऑफ इनडिफरेंस कर्व थ्योरी है, मैं बस जल्दी जल्दी से आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। इस पॉइंट को फिलहाल छोड़ दें, ये मैं आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पे आएगा बेटा, इनडिफरेंस कर्व कहता है कंज्यूमर को अपनी प्रेफरेंस के बारे में पता है कि उसको गुड वाई चाहिए, गुड एक्स चाहिए, क्या चाहिए, यानी कि उसको पता है, कंप्लीट नॉलेज। ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, किसी भी बंदे के पास परफेक्ट नॉलेज बेटा नहीं होती। सेकंड हमारे पास लिखा हुआ है कि बेटा हम लोग यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ दो कमोडिटीज को लेकर चल सकते हैं, गुड वाई गुड एक्स। दो एक्सेस होते हैं ना भाई ग्राफ में, 500 तो नहीं होते। गुड बाय गुड एक्स, हमारे पास दो कमोडिटीज चल रही हैं। अगर इन केस मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, या इन केस मुझे इकोनॉमी का निकालना है, या मुझे सोसाइटी का निकालना है, या मुझे डिफरेंट लोगों का निकालना है, तब मैं क्या करूंगा बेटा, तब मैं इन डिफरेंस के एनालिसिस को यूज़ नहीं कर सकता। फिर लिखा हुआ है आगे आपके पास कि जी अज्यूम्स रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर, रैशनैलिटी इटसेल्फ इज़ अ वेरी बुलशिट अप्रोच, ठीक है। वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, होता ही नहीं है रियलिटी में। तो रैशनल कंज्यूमर जब खुद ही एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इंडिफरेंस कर्व कहाँ से करेगा? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज एन इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, यानी कि ये कंज्यूमर की बिहेवियर को देखता है इमेजिनरी ड्रॉन कर्व्स के ऊपर। बेटा आप खुद सोचो, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, कॉफ़ी पीने में या चाय पीने में, आप पहले पन्ना और पेन लेके क्या पहले डायग्राम बनाएंगे, इंडिफरेंस कर्व खींच रहे हैं, फिर यूटिलिटी बना रहे हैं कि जी मेरे हिसाब से क्या ठीक है? इस तरह नहीं होता। ये कहता है जी परफेक्ट डिविजिबिलिटी है, यानी कि सेटिस्फैक्शन थ्रू आउट सेम रहेगी, यानी कि 50 यूटिल का जो ग्राफ चल रहा है वो 50 ही रहेगा, आप कहीं भी ऑपरेट कर लो, ऐसा नहीं होता। इट इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। फिर लिखा हुआ है जी इट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर। आप लोग जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स इससे यहाँ पे नहीं देख सकते, आप सोसाइटी के काम नहीं कर सकते, आप ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ जज नहीं कर सकते। इंडिफरेंस ऑफ एनालिसिस इज नॉट अमेनेबल टू
स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, एम्पेरिकल रिसर्च, इट इज़ इंटायरली बेस्ड अपॉन थियोरेटिकल फॉर्मुलेटेड डिज़ाइन। ठीक है, थ्योरी है पूरी। और ये अंडर रिस्क और अंडर अनसर्टेनिटी नहीं बताता कि यार कंज्यूमर का जो है वो बिहेवियर क्या होगा। तो मैं बड़ी आसान सी इसकी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग में मैं हूँ और उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। ठीक है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ या सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। मेरे पास सीढ़ियों से भागने का रास्ता कोई नहीं है, तो मुझे सिर्फ एक ऑप्शन मेरे पास है कि मैं जंप मार दूँ, मैं छलांग मार दूँ नीचे। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं स्पाइडरमैन का बच्चा तो हूँ नहीं कि मैं हर चलते फिरते हर 2 दिन बाद दूसरे माले से छलांग मार रहा हूँ। समझे? ये तो अंडर रिस्क ये बिहेवियर मैंने चूज किया ना कि भाई मुझे छलांग मारनी है, मारनी पड़ेगी। शौक तो नहीं है मुझे छलांगे मारने का। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेटा जो आपके लिए, इन चीज़ों को ये नहीं करता कंसिडर, और ये चीज़ों को इग्नोर कर देता। सही है। इसके अलावा एक और मिसाल ले लें कि भाई आप बीमार हैं, आप बड़ी कड़वी दवाई पी रहे हैं। आपको वैसे तो शौक नहीं है ना कड़वी दवाइयाँ पीने का, लेकिन यू हैव टू, क्योंकि वो आप बीमार हैं, आप वही आपको आराम देगी। ठीक है, तो कहने का मकसद ये, कुछ चीज़ें आपको वैसे तो नुकसान पहुंचाती हैं, आपको अच्छी नहीं लगती, बट इवेंचुअली वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होती है। वाई टू इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर, बेटा ये बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग भले पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये, भले आप स्क्रीन रोक के इसको पढ़ लीजिएगा। अब ज़रा अगर मैं बात करूं बजट लाइन की, बेटा बजट लाइन जो होती है ना वो हमारे कंज्यूमर की इनकम लेवल शो कर रही होती है। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में इनकम लेवल शो कर रही होती है, वरना जनरली तो बेटा इससे हम प्राइस को यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे आया बेटा आपके पास गुड वाई, यहाँ पे आया आपके पास गुड एक्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जी जो हमारा रैशनल कंज्यूमर होता है उसकी इनकम लेवल फिक्स्ड होती है, जिसकी वजह से ये जो एक लीनियर लाइन हमारे पास बन रही होती है। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेटा अपने ए एस में पढ़ा हुआ है या ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है कि भाई लेट से अगर मेरी मंथली इनकम है 1000, मेरी इनकम कितनी है 1000, तो बेटा मेरा पोटेंशियल कितना होना चाहिए? मेरा पोटेंशियल होगा 1000, यानी कि पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, मैं कहीं भी ऑपरेट कर लूँ, ये मेरा पोटेंशियल पॉइंट है, यानी कि 1000। ठीक है, लेकिन असल में मैं खाली कितना स्पेंड कर रहा हूँ? मैं असल में स्पेंड कर रहा हूँ 500 रुपया। तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास 500 रुपया, पॉइंट ए जो आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 500 रुपये, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप क्या होगा? वेस्टेज ऑफ इनकम, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ इनकम, ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम। भाई मेरी औकात है नहीं, बट मैंने कहा जी 1500 यूनिट, 1500 जो है मैं स्पेंड करूंगा, यानी कि मेरी इनकम जो है इतनी है ही नहीं, और मैंने कहा जी मैं 1500 स्पेंड करूंगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा? अनअटेनेबल, अनअटेनेबल या फिर स्कारसिटी। ठीक है, अनअटेनेबल पॉइंट या फिर स्कारसिटी वाला पॉइंट, क्योंकि मेरी औकात से ही बाहर है। ठीक है, किधर आ रहा होगा वो? यहाँ पे आ रहा होगा। सही है। तो बेटा जिस तरीके से हमारे पास इंडिफरेंस कर्व में एम आर एस आता था, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसी तरह बेटा हमारे पास बजट लाइन में क्या आता है? स्लोप। ठीक है, बजट लाइन में क्या आता है? स्लोप आ रहा होता है। अब बेटा बड़ी एक सिंपल सी बात है, ज़रा एक चीज़ को सोच के बताओ, रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? रियल इनकम इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन, ऐसा ही है। तो बेटा ये इन्फ्लेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? प्राइस लेवल। और बजट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है आपको? रियल इनकम। तो बेटा आप बजट लाइन को यूज करते हुए प्राइसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, लेट से यार ज़रा सोचो इस बात को कि भाई मैंने कहा जी कि मैंने 500 रुपया जो है अपनी इनकम का लगा दिया गुड बाय पे। मैंने अपनी इनकम का 500 रुपया किस पे लगा दिया बेटा? मैंने गुड बाय पे लगा दिया। ठीक है, गुड बाय की प्राइस है 10 रुपये। गुड बाय की प्राइस है 10 रुपये, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे गुड बाय की नहीं सॉरी, ऐसे नहीं, मेरे पास कितने इनकम मैंने लगाई गुड बाय पे? 500 रुपये की मैंने इनकम लगा दी, और मैंने गुड बाय के कितने यूनिट्स खरीदे हैं? मैंने गुड बाय के 50 यूनिट्स खरीदे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे गुड बाय की प्राइस निकाल दो, आप निकाल के दे सकते हो? आराम से निकाल के दे सकते हो भाई। आपने इनकम कितनी एलोकेट की? 500। कितने यूनिट खरीदे आपने? 50। तो 500 डिवाइड बाय 50, बेटा कितनी की प्राइस आ गई हमारे पास गुड बाय की? 10 रुपीज़ की प्राइस आ गई है। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये कैलकुलेट करता है जो आपका बजट लाइन है। और बजट लाइन आपको ये बताता है कि ये प्राइसेस को एलोकेट कर रहा है, प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। सही है, इस तरीके से मामला चल रहे होते हैं। अच्छा भाई, अब सवाल ये कि सर ये इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, इक्विलिब्रियम की चीज़ें क्या होती हैं? देखो ज़रा, यहाँ पे आपके पास गुड वाई आ रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? गुड एक्स। ठीक है, ये आपके पास बेटा बजट लाइन आ गई, ए बी, बजट लाइन को लिख दो ए बी। ठीक है,
और यहाँ पे बेटा ऐसे आपके पास इंडिफरेंस करवा रहा है आईसी। जहाँ पर बेटा ये दोनों मिलते हैं, यानी कि ये आपके पास सोशली ऑप्टिमम लेवल होता है कि आपको इतना गुड एक्स खरीदना है, ठीक है, और आपको इतना गुड वाई खरीदना है, ठीक है, ये हमारे पास बेस्ट सिनेरियो चल रहा है। तो बेटा अगर आपको याद हो इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल के अंदर हमारे पास क्या गेम था, एम यू एक्स ओवर पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई ओवर पी वाई, यही था, ठीक है। और मैंने कहा था कि बेटा इक्वी मार्जिनल निकलता है एक टर्म से जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, सही है, इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, वो ये, सर कैसे ये है, हम कैसे मान लें, हमें प्रूफ करें, आओ तो मैं प्रूफ करके देता हूँ। बेटा अभी आपको मैंने बताया स्लोप ऑफ बचत लाइन और क्या कहते हैं एमआरएस। तो बेटा एमआरएस किस पे आता है, आईसी पे, स्लोप किस पे आता है, बचत लाइन के ऊपर। तो बेटा इस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम ई चल रहा है, यहाँ पे आपका स्लोप और आपका एमआरएस दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ऐसा ही। स्लोप क्या होता है, एम यू एक्स ओवर एम यू वाई, स्लोप क्या है, एम यू एक्स ओवर एम यू वाई इज इक्वल्स टू, और ये सॉरी मैंने एम आर एस लिख दिया पहले, खैर एक ही बात है यार, इधर आओ। स्लोप क्या है, पी एक्स ओवर पी वाई इज इक्वल्स टू, जो एम आर एस है वो क्या है आपका, एम यू एक्स ओवर एम यू वाई, ठीक है। ये केस चल रहा है आपके पास। अब देखो बेटा मुझे इस फॉर्मूले तक पहुंचना है, तो मुझे आज सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा दोनों को। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या अमाउंट आएगी मेरे पास, पी एक्स मल्टीप्लाई बाय एम यू वाई इज इक्वल्स टू एम यू एक्स मल्टीप्लाई बाय पी वाई, ठीक है। तो बेटा मैं y को y की जगह पे फेंकूंगा और x को x की जगह पे फेंकूंगा। यहाँ पर अगर आपका x बेटा मल्टीप्लाई होता है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पर अगर आपका y मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखो इन दी एंड फाइनल फॉर्मूला क्या बना, एम यू वाई ओवर पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एक्स ओवर पी एक्स, ठीक है। यही चीज़ आपको ऊपर बताई थी, यही चीज़ ऊपर बताई थी। तो जहाँ पर बेटा ये बराबर होते हैं वहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास जो है बेसिक, हमारे पास बेसिक इक्विलिब्रियम चल रहा होता है। एमसीक्यू में आ सकता है कि सर यहाँ पे क्यों इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये दो पॉइंट भी तो आपके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। बेटा आपको मैं इसके पीछे वजह बताता हूँ। देखो आईसी तो हो ही नहीं सकता, आई क्योंकि ये एक्चुअल पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट आपके लिए है ही नहीं। आईसी 3 अनअटेनेबल पॉइंट है, औकात के बाहर वाला पॉइंट है। बच्चे आपके पास कौन कौन से, आईसी 1 और आईसी 2। यहाँ पर तीन इक्विलिब्रियम्स आ रहे हैं, एक दो और तीन। सर आंसर ए क्यों है, आंसर ये क्यों है, ये दोनों क्यों नहीं है आपके आंसर, क्योंकि बेटा मैंने आपको शुरू में बताया था, जितना आप इन डिफरेंस कर्व से दूर होते रहेंगे उतना वो आपके लिए बेहतर है, उतना वो आपके लिए बेहतर है, उतनी सेटिस्फेक्शन आपके लिए ज़्यादा है, ठीक है बेटा। तो ये देखो, ये देखो जितना आप दूर होते रहेंगे उतनी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन अगर 50 है तो यहाँ पे कितनी होगी, 60, तो लॉजिकली आपको ये ज़्यादा फायदा देगा, ठीक है भाई। तो ये आपके पास पूरा गेम था इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस का। चलें जी, अब फर्दर आगे बात करते हैं चेंजेस इन बजट लाइन और प्राइस कंजम्पशन कर्व के ऊपर। देखें, हमें पहुंचना है इनकम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तक। इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तक पहुंचने के लिए बेटा पहले प्राइस कंजम्पशन कर्व समझना पड़ेगा, फिर इनकम कंजम्पशन कर्व समझना पड़ेगा, फिर हम लोग जाएंगे इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के ऊपर। तो आइएगा ज़रा बेटा इस चीज़ को ज़रा समझो कि जब भी आपके पास लेट से, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि यहाँ पे हमारे पास गुड वाई आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास गुड एक्स आ गया, ठीक है। अगर बेटा किसी भी हम लोग जब बेसिक बजट लाइन बनाते हैं तो बेसिक बजट लाइन आपकी ऐसे बन रही होती है, ए बी, ठीक है। लेट से कि जी आपकी इनकम है 100 रुपये, आपने 50 रुपये जो हैं वो गुड वाई को दे दिए और आपने 50 रुपये जो हैं वो गुड एक्स को दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि लेट से गुड वाई की प्राइस है 25 रुपये, गुड वाई की प्राइस है 25 रुपये और गुड एक्स की प्राइस है 10 रुपये, सही है। तो मैं कितने यूनिट ऑफ गुड वाई परचेज कर सकता हूँ, बेटा मैं 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई परचेज कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं कितने यूनिट ऑफ गुड एक्स परचेज कर सकता हूँ, मैं 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स परचेज कर सकता हूँ। अब हुआ क्या, हुआ ये कि आपकी इनकम वगैरह सारी चीज़ें सेम है, बट गुड एक्स की जो प्राइस है ना वो कम हो गई, वो प्राइस हो गई अब 5 रुपये, पहले 10 थी अब 5 हो गई। इसकी प्राइस अभी भी जो गुड बाय है इसकी प्राइस अपनी सेम ही चल रही जैसे थी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब
जब गुड एक्स की प्राइस कम हो जाएगी तो मैं लॉजिकली गुड एक्स का ज़्यादा यूनिट परचेज कर सकता हूँ। तो बेटा मैं कितने यूनिट परचेज कर रहा हूँ? अब मैं इसके 10 यूनिट्स परचेज कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि माई रियल इनकम विल राइज। कहने का मकसद क्या है कि माई रियल इनकम विल राइज ओनली फॉर विच गुड, ओनली फॉर गुड एक्स। माई रियल इनकम विल राइज फॉर गुड एक्स ओनली। ठीक है, फॉर गुड एक्स ओनली। मैं गुड बाय की बात कर ही नहीं रहा यहाँ पे, हम लोग गुड बाय को इग्नोर करेंगे क्योंकि डेरिवेशन हम लोग सिर्फ गुड एक्स से दिखा सकते हैं। तो बेटा आपकी परचेजिंग पावर फॉर गुड एक्स बढ़ रही है, वाई के लिए वो अभी भी सेम है जो थी। तो आपकी जो बचत लाइन है बेटा वो ऐसे राइटवर्ड टिल्ट करेगी फ्रॉम ए बी टू ए सी। किस तरफ जाएगी? फ्रॉम ए बी टू ए सी। ये आपका बेटा फतवा बन चुका है। रिगार्डलेस किसी भी तरह का गुड हो, रिगार्डलेस किसी भी तरह का गुड हो, आपकी प्राइसेस कम होंगी तो आपकी बजट लाइन राइट पर टिल्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि दो तरह के गुड्स आते हैं, नॉर्मल और गिफिन। गिफिन क्या होगा बताऊंगा, उसमें रिलेशनशिप उल्टा हो जाता है। बजट लाइन राइट पर ही टिल्ट करेगी आपकी, भले वो प्राइसेस, भले वो नॉर्मल गुड हो भले गिफिन गुड हो, प्राइसेस कम करेंगे तो राइट पर टिल्ट मारेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ज़रा हमारे पास क्या गेम चलेगा भाई। लेट से हम लोग कहते हैं जी नॉर्मल गुड का केस बना दो। अब ये जो नॉर्मल गुड मैं बना रहा हूँ ये नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है। नॉर्मल गुड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है जी, अब देखो ज़रा क्या हो रहा है। देखिए ज़रा क्या हो रहा है भाई, डेरिवेशन शो करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। यहाँ पे बेटा आया आपके पास गुड वाई, यहाँ पे आ रहा है आपके पास गुड एक्स। ठीक है, मैं फतवा बताऊंगा, कॉपी पेस्ट करता रहूंगा बार बार। यहाँ पे आ रही है आपके पास प्राइस ऑफ गुड एक्स, यहाँ पे आ रही है बेटा क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ये आपका इनिशियल बजट लाइन है ए बी। ठीक है, इनिशियल बजट लाइन है ए बी। इस पे बेटा कोई ना कोई आपका इंडिफरेंस कर्व आ रहा होगा आई सी। ठीक है, कोई ना कोई आपका इंडिफरेंस कर्व आ रहा है आई सी। ये आ रही है आपके पास इक्विलिब्रियम ई, और ये आ रही है आपके पास क्वांटिटी एक्स। ठीक है, ये आ गई बेटा क्वांटिटी एक्स। अगर आपके पास बेटा प्राइसेस कम होती हैं तो आपका बजट लाइन टिल्ट मारेगा राइट वर्ड। किस तरफ जाएगा? टिल्ट मारेगा राइट वर्ड, रिगार्डलेस किसी भी तरह का गुड है, नॉर्मल है कि गिफिन है, राइट वर्ड टिल्ट मारेगा। तो बेटा आपका बजट लाइन ए बी से किधर आ गया? वो आ गया ए बी से ए सी। सही है, ए बी से ए सी। यहाँ पे बेटा आपका फतवा रेडी हो चुका है। क्या रेडी हो चुका है? फतवा। इतनी डायग्राम आपकी हमेशा सेम रहेगी भले कुछ भी हो जाए। तो मैं ये आपके सामने कॉपी कर रहा हूँ ताकि आप बाद में ये ना कहोगे यार सर जो झूठ बोलते हैं, फतवा वतवा कुछ नहीं होता। तो ये सेम रहेगी आपके पास डायग्राम। ठीक है, अब बेटा मुझे यहाँ पे नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड शो करना है। तो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? किसी भी गुड की प्राइस कम होगी तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए। अगर मैं एक्स पे खड़ा हुआ हूँ तो बेटा मेरी क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए, राइट पर शिफ्ट मार, राइट पर जाना चाहिए, मुझे बढ़ना चाहिए। तो मेरी जो इंडिफरेंस कर्व है, जो नया इक्विलिब्रियम है, वो कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, आई सी वन, इक्विलिब्रियम ई वन। और बेटा ये देखो मेरी क्वांटिटी क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है फ्रॉम एक्स टू एक्स वन। सही है, अब क्योंकि मुझे नीचे लॉ ऑफ डिमांड शो करना है तो ये लो भाई, ये लॉ ऑफ डिमांड आ गया। डिमांड कर्व, पहला इक्विलिब्रियम ये था, मेरे पास बेटा ये प्राइस लेवल चल रही थी और मैं इतनी क्वांटिटी ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहा था। जैसे ही मेरे पास प्राइसेस कम होती हैं मैं ई से ई वन आ जाऊँगा और बेटा मेरी प्राइसेस चली जाएंगी फ्रॉम पी टू पी वन। ठीक है, इस तरीके से गेम चल रहा होता है। अब सवाल ये है कि सर गिफिन गुड क्या होता है? बेटा गिफिन गुड जो है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट गुड होता है इसका। गिफिन गुड एक बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी, एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी और एक बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर गुड होता है। फॉर एग्जांपल, भाई आपके पास 100 रुपये की इनकम है, आपने 50 रुपये दे दिए बीफ को, ठीक है कि मैं मीट खाऊंगा, और आपने 50 रुपये दे दिए ब्रेड को। ठीक है, बीफ की प्राइस जो है, बीफ की प्राइस जो है वो 50 रुपये का 1 किलो आता है, यानी कि ये एक वक्त की आपकी भूख मिटाएगा। ब्रेड की जो प्राइस है वो है 10 रुपये, ये भी आपकी एक वक्त की भूख मिटाएगा। तो आप 1 यूनिट ऑफ बीफ खरीदते हैं और आप 5 यूनिट ऑफ ब्रेड खरीदते हैं। सही है, हुआ ये कि जो ब्रेड है, ब्रेड की प्राइस बढ़ गई, 10 से कितनी हो गई? 15। अब बेटा क्योंकि आप एक गरीब इंसान हैं, आप एक गरीब इंसान हैं तो आप चटखारों से ज़्यादा अपने बेसिक नेसेसिटी के ऊपर फोकस करेंगे कि यार मेरा पेट किस तरह भरे। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या गेम चलेगा बेटा? यहाँ पे आपके पास ये गेम चलेगा कि जी क्योंकि ब्रेड मेरी 5 वक्त की रोटी है, अभी फ़िलहाल मेरे 5 वक्त का वो खाना पूरा कर रहा है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि बेटा मेरे 75 रुपये तो खाली ब्रेड पे लग गए।
₹75 100 में से किस पे लग गए? ब्रेड पे लग गए। पीछे मेरे पास कितने बचे? पीछे मेरे पास बच रहे हैं 25। कितने बच रहे हैं? 25। तो अब 25 रुपये में मैं बीफ तो खरीद नहीं सकता। 25 रुपये में बीफ मैं नहीं खरीद सकता, तो मैं एक और यूनिट ऑफ ब्रेड खरीद लूंगा। ठीक है। अब जो एंड में 10 रुपये बच रहे हैं वो तो आपकी बात की बात है, लेकिन आपके 5 यूनिट पुराने और 1 यूनिट नया, तो टोटल आपकी कितनी क्वांटिटी हो गई है बेटा? आप 6 यूनिट ऑफ ब्रेड खरीद रहे हैं। कहने का मकसद ये है, गिफिन गुड क्या कहता है कि जैसे आपके पास प्राइसेस बढ़ती हैं, आपकी क्वांटिटी पे भी क्या इफेक्ट आता है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ये देखो, फतवा कॉपी पेस्ट हो गया। अब बच्चा यहाँ पे क्या मिस्टेक करता है? बच्चा यहाँ पे ये गलती करता है, बच्चा बोलेगा कि भाई गिफिन गुड कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो सर इसका तो बजट लाइन ऐसा पीछे आना चाहिए। बेटा ये गलत गलत। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, आपके पास जब प्राइजेस बढ़ती हैं और डिमांड बढ़ती है, जब आपके पास प्राइजेस कम होती हैं तो आपकी डिमांड कम होती है। मैं यहाँ पे प्राइस डिक्रीज का केस बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे प्राइस डिक्रीज का केस बना रहा हूँ। तो प्राइस कम होने से बेटा रियल इनकम तो बढ़ेगी ना आपकी। प्राइस कम होगी तो रियल इनकम तो बढ़ेगी ही ना। ये तो रियल इनकम का लॉ है कि जब आपके पास प्राइसेस बढ़ती हैं तो रियल इनकम कम हो जाती है, जब प्राइसेस कम होती है रियल इनकम बढ़ जाती है। तो ये राइट पर तो टिल्ट मारेगा ना, ये तो रियल इनकम का लॉ है। यहाँ तक तो फतवा सेम ही रहेगा। चेंज कहाँ पे आएगा? क्वांटिटी में। चेंज कहाँ पे आएगा? क्वांटिटी में। अब देखो हम लोग एक्स पे खड़े हुए हैं। गिफिन गुड क्या कहता है कि जी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पे प्राइसेस क्या हो रही हैं? कम हो रही है। प्राइसेस कम हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गिफिन गुड आपकी क्वांटिटी ऐसे पीछे आनी चाहिए कि नहीं? तो आपका नया इक्विलिब्रियम बेटा किधर आ रहा होगा? वो कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। सही है। वो कुछ इधर आ रहा होगा। ये आ गया आपके पास IC1, इक्विलिब्रियम E1। ठीक है, इक्विलिब्रियम E1। अब आप ये देखें आपकी क्वांटिटी क्या हो चुकी है बेटा? आपकी क्वांटिटी कम हो चुकी है। आप आ गए x से x1। ठीक है। अब रिलेशनशिप बेटा पॉजिटिव आ रहा है, तो कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। कि भाई ये इक्विलिब्रियम था, ये प्राइसेस आपके पास चलनी थी। ठीक है। अब नया इक्विलिब्रियम E1 आ गया और आपकी प्राइसेस क्या हो चुकी है बेटा? प्राइस हो चुकी है P1। जैसे ही आपके पास प्राइसेस कम हुई तो क्वांटिटी भी क्या हो चुकी है? आपकी कम हो चुकी है। ये लॉ ऑफ गिवन गुड चल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम लोग बात करते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व की, तो जी इनकम कंजम्पशन कर्व में क्या मामला चल रहे होते हैं बेटा? 3 तरह के आपके पास गुड्स होते हैं ना, नॉर्मल होता है, इन्फीरियर होता है और नेसेसिटी होता है। तो अब यहाँ पे देखो ज़रा क्या गेम होता है भाई। इधर इधर भी फतवा बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे आ रहा है बेटा गुड वाई, यहाँ पे आ रहा है आपके पास गुड एक्स। ठीक है। इधर आ रही है आपके पास इनकम, क्योंकि मैं नॉर्मल इन्फीरियर वाई डी के साथ लिंक करूंगा। यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। बेटा शुरू का स्टेप तो सेम है। ये इनिशियल बजट लाइन आ रहा है AB। ठीक है। कोई ना कोई आपके पास इंडिफरेंस करवा रहा है IC। ठीक है। और ये आपके पास आ रहा है इक्विलिब्रियम E। और ये आ रही है बेटा आपके पास क्वांटिटी X। ठीक है। ये आ रही है आपके पास क्वांटिटी X। अब बात सुनो बेटा, अगर मैं कहता हूँ केस कि आपकी इनकम लेवल बढ़ जाती है, इनकम लेवल आपकी बढ़ जाती है, तो रिगार्डलेस कि वो नॉर्मल है, इन्फीरियर है कि गिफिन है या नेसेसिटी है, कुछ भी है, तो बेटा जब इनकम लेवल बढ़ती है, रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? रियल इनकम इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन। ठीक है। मैं कहता हूँ जी इन्फ्लेशन आपकी सेम है, आपकी नॉमिनल इनकम बढ़ गई, तो बेटा रियल इनकम पे क्या अफेक्ट आएगा? रियल इनकम आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। जब भी बेटा इनकम बढ़ती है तो रियल इनकम बढ़ेगी, और दोनों गुड्स के लिए बढ़ेगी, सिर्फ एक गुड के लिए नहीं बढ़ेगी। तो क्योंकि दोनों गुड के लिए आपकी रियल इनकम बढ़ रही है, तो बेटा आपकी जो बजट लाइन है वो ऐसा राइटवर्ड शिफ्ट मारेगी। ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट मारेगी। आप AB से कहाँ पे आ जाएंगे बेटा? आप AB से आ जाएंगे CD पे। AB से किधर आ गए? CD पे। ठीक है। ये आपका फतवा रेडी हो चुका है। इतनी डायग्राम आपके पास हमेशा सेम बनेगी। अब इसके बाद जो है ना वो आपकी चेंजेस आएंगी। इसके बाद क्या मामला चल रहे हैं? अब भाई लेट से मैं यहाँ पे केस बना रहा हूँ बेटा नॉर्मल का। नॉर्मल कोड क्या कहता है कि अगर आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। मैं किधर ऑपरेट कर रहा हूँ? एक्स पे। मैं किधर ऑपरेट कर रहा हूँ? एक्स पे ऑपरेट कर रहा हूँ। तो बेटा अकॉर्डिंग टू माई क्या कहते हैं न्यू, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नॉर्मल गुड, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी डिमांड बढ़नी चाहिए। तो मेरा नया IC जो है ना बेटा वो ऐसा राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा फ्रॉम IC टू IC1, इक्विलिब्रियम E से E1। और ये देख लो भाई, ये ऐसे मेरे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ गई, X1 और X1।
नॉर्मल गुड के अंदर रिलेशनशिप कैसा चल रहा है बेटा, पॉजिटिव। तो कर्व कैसा बनेगा आपका, अपवर्ड स्लोपिंग। कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। वाई, भाई मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम क्या था, ये, यानी कि ये मेरी इनकम लेवल चल रही थी। जैसे ही बेटा मेरे पास इनकम लेवल बढ़ी है, तो वो ऐसे ऊपर चला जाएगा फ्रॉम E to E1। सही है। इसी को बेटा अगर कन्वर्ट मार दें नॉर्मल पे, सॉरी इन्फीरियर पे, इस पे कन्वर्ट मार रहे हैं, हम इन्फीरियर पे कन्वर्ट मार रहे हैं। इन्फीरियर क्या कहता है भाई, वो कहता है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड कम होनी चाहिए, ठीक है। फतवा आ गया ये कि जी इनकम तो बढ़ रही है ना, तो वो तो राइटवर्ड जाएगा ही जाएगा। गेम कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो बेटा जब इन्फीरियर आएगा तो इन्फीरियर कहता है कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड पीछे आनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो नया डिफरेंस कर बेटा कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास IC1, इक्विलिब्रियम E1। और बेटा ये आपके पास क्वांटिटी आ गई, ठीक है, X1, X1। सही है। इन्फीरियर में रिलेशनशिप बेटा कैसा आ रहा है, नेगेटिव। कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ये इनकम का वाई आ गया आपके पास, ठीक है। कि भाई ये इक्विलिब्रियम पहले था, और ये आपके पास जो है वो इनकम लेवल चल रही थी। अब ये E1 आ गया, और ये आपके पास नई इनकम लेवल, जैसे ही इनकम बढ़ी आपके पास ये गेम आ गया। नेसेसिटी की जहाँ तक बात है वो मैं आप लोगों को केस दिखा देता हूँ। इन दी एंड जो गेम है वो कुछ भी नहीं है नेसेसिटी में, खैर बना हुआ नहीं है यहाँ पे। जनरली क्या बनेगा नेसेसिटी का, ये नेसेसिटी के अंदर तो क्वांटिटी आपकी चेंज ही नहीं होती, तो उसमें इक्विलिब्रियम जो है ना बिल्कुल ऐसे आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो भाई ये कहानी थी आपके पास इंडिफरेंस कर्व, इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस, सॉरी प्राइस कंजम्पशन कर्व और इनकम कंजम्पशन कर्व की। अब हम लोग बढ़ रहे हैं इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर। तो इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का बेटा मतलब समझो ज़रा। एक टर्म होती है, इसका नाम है प्राइस इफेक्ट। व्हाट इज प्राइस इफेक्ट, बेटा प्राइस इफेक्ट ऑल्सो नोन एज टोटल इफेक्ट। उसका नाम क्या है इसका, टोटल इफेक्ट। टोटल इफेक्ट दो चीज़ों को मिलके बनता है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सर इनकम इफेक्ट कैसे आता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे आता है, पहले इनकम इफेक्ट की बात कर लेते हैं। बेटा ये देखो, ये आपका नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है। अगर आपके पास प्राइसेस कम होती हैं, इसका मतलब है कि आपकी रियल इनकम जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। प्राइस कम होगी तो रियल इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे अपना इनकम इफेक्ट, यहाँ से क्या निकालेंगे, इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होती है बेटा, जब आप एक ही इंडिफरेंस स्क्वायर पे मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप गुड वाई को गुड एक्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। वाई कम कर रहे हैं एक्स बढ़ा रहे हैं, या एक्स कम कर रहे हैं वाई बढ़ा रहे हैं। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो जब आप एक ही इंडिफरेंस स्क्वायर पे मूवमेंट कर रहे होते हैं बेटा, ये क्या कहलाया जाता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब मैं प्राइस कंजम्पशन कर्व को और इनकम कंजम्पशन कर्व को दोनों को सम अप कर देता हूं, तो मेरे पास क्या निकल आता है, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आप ये देखें कि दोनों प्राइस डिक्रीज वाले केसेस हैं। प्राइस डिक्रीज है तभी राइट वर्ड टिल्ट मार रहा है, ठीक है। रियल इनकम बढ़ रही है तभी ये आपके पास राइट वर्ड शिफ्ट मार रहा है, ठीक है जी। ये कहानी आपके पास है इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं डायग्राम की। देखिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक एग्जामिनर का तरीका होता है और एक मेरा तरीका है, जो काफ़ी कंपैरेटिवली इजी और वो फतवा भी आपके पास बन जाएगा। पहले ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं एग्जामिनर के तरीके पे। केस क्या चल रहा है, केस आपके पास बेटा ये है कि आपकी जो है वो लेट से इनकम लेवल बढ़ गई, और आपके पास जो है वो लेट से टैक्सेस वगैरह कम हो गए, प्राइसेस आपके पास कम हो गई हैं, ठीक है। ये केस चल रहा है। एग्जामिनर कहता है जी नॉर्मल गुड का केस बना दें। इसमें भी डेरिवेशन आती है, बट मैं डेरिवेशन अभी नहीं आपको सिखा रहा, मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे आया बेटा आपके पास गुड वाई, यहाँ पे आया आपके पास गुड एक्स, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बनता कैसे। इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेटा, जब हम लोग इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों को ऐड अप कर देते हैं, तो हमारे पास आता है बेटा टोटल इफेक्ट, यानी कि प्राइस इफेक्ट, ठीक है। और पीसीसी और आईसीसी को जब ऐड अप करते हैं तब जाके हमारे पास ये गेम बन रहा होता है, सही है। अब ज़रा समझिएगा, देखिए ज़रा एग्जामिनर का तरीका बता रहा हूँ भाई। इनिशियली आपके पास ये बजट लाइन है, ठीक है। इनिशियली आपके पास ये बजट लाइन चल रही है। अब इस बजट लाइन में क्या गेम चल रहा है बेटा, कोई ना कोई इंडिफरेंस करवा रहा होगा, कोई ना कोई आपके पास बेटा इंडिफरेंस करवा रहा होगा, सही है। तो मैं यहाँ पे एक लंबा सा इंडिफरेंस कर्व खींच रहा हूँ, ठीक है जी। ये आपके पास एक इंडिफरेंस कर्व आ गया, और ये मैंने एक लंबा सा इंडिफरेंस कर्व अपना खींच लिया, ठीक है। अब आगे सुनो क्या हो रहा है। ये आ रहा है मेरे पास आईसी, सही है।
तो ये इनिशियल आईसी बेटा मेरे पास आ चुका है, और ये मेरे पास एक लंबा सा इंडिफरेंस कर्व आ गया। इस लंबे से इंडिफरेंस कर्व में बेटा मेरे पास पहला जो है वो इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये पहला इक्विलिब्रियम क्या आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम ई, और ये बेटा मेरे पास क्वांटिटी आ गई एक्स। ठीक है भाई, अब कहानी को जरा आगे सुनना। जब बेटा आपके पास प्राइसेस कम होंगी, जब आपके पास प्राइसेस कम होंगी तो अकॉर्डिंग टू पीसीसी वो किस तरफ टिल्ट मारेगा, राइट पर टिल्ट मारेगा। तो वो राइट पर टिल्ट मार दो इसको। ठीक है भाई, ये हम लोग आ गए बेटा फ्रॉम ए बी टू ए सी। ए बी से किधर आ गए हम लोग, ए सी पे आ गए। सही है। अच्छा, केस हम लोग बना रहे हैं नॉर्मल का। नॉर्मल कहता है कि यार आपके पास इनकम बढ़ने से, जैसे कि हम यहाँ पे प्राइसेस हमारे पास कम हो रही है, तो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़नी चाहिए। नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जी प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़नी चाहिए, और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होनी चाहिए। सॉरी, एकदम रात के कोई 2 बज रहे हैं, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ी सी मैं चीज़ें ऊपर नीचे शायद बोल जाऊँ। तो नॉर्मल गुड क्या कहता है कि यार प्राइस कम होगी तो आपकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। तो हम लोग किधर बैठे हुए हैं बेटा, एक्स पे। हम लोग बैठे हुए हैं एक्स पे। तो आपका नया इन डिफरेंस कर्व कुछ ना कुछ यहाँ पे बेटा इक्विलिब्रियम बनाना चाहिए। सही है। ये आ गया आपके पास आई सी वन, इक्विलिब्रियम ई वन, और ये बेटा आपके पास क्वांटिटी आ गई एक्स की। ठीक है, आप आ गए एक्स से एक्स वन। अब देखो आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, पीसीसी। पीसीसी का मतलब क्या है कि बेटा एक्स से लेके एक्स वन तक आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है प्राइस इफेक्ट यानी कि टोटल इफेक्ट। अब इस प्राइस इफेक्ट या टोटल इफेक्ट में से आपको दो इफेक्ट्स निकालने हैं। वो दो इफेक्ट्स कौन से हैं, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है। अब ये जो एसी है ना, एसी, ये एसी आपकी बेटा प्राइजेस कम होने के बाद की इनकम है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर एग्जांपल कम होने के बाद की इनकम है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने से पहले वाली जो इनकम है वो कंपैरेटिवली लो होगी। तो जब वो कंपैरेटिवली लो होगी तो मुझे पुरानी इनकम भी तो शो करनी है ना। ये तो इनकम बढ़ चुकी है, ये वाली इनकम तो बढ़ चुकी है, मुझे पुरानी इनकम भी तो शो करनी है। अब वो पुरानी इनकम शो करने के लिए बेटा मेरे पास क्या एंटर होगा, आईसीसी। मेरे पास क्या एंटर होगा, मेरे पास बेटा आईसीसी एंटर होगा। और ये नई इनकम है, मुझे पुरानी इनकम शो करनी है, और आईसीसी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया क्या आता है बेटा, शिफ्ट। ठीक है। तो मैं ऐसा पीछे की तरफ एक शिफ्ट मारूंगा, मैं पीछे की तरफ बेटा ऐसा एक शिफ्ट मारूंगा, जहां पर मैं उसको बताऊंगा कि भाईजान ये जो है आपकी पुरानी जो है वो बजट लाइन। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया ईएफ। क्या लिख दिया मैंने, ईएफ। और यहाँ पर बेटा देखो एक नया टेंशन पॉइंट आया, एक नया टेंशन पॉइंट आ गया, और ये मेरे पास एक नया इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा x2। अब बेटा मुझे इनकम अफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट को अलग करना है। कैसे अलग होगा, पीछे मैंने आपको बताया जब आप सेम एंड डिफरेंस कर्व पे मूवमेंट कर रहे होते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट होता है। तो बेटा ये देखो, ये वाला जो आईसी है, इधर मैं दो जगह पे मूवमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आई मेरे पास और एक यहाँ पे आई। तो बेटा एक्स से लेके x2 तक मेरे पास क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट, और ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये मेरे पास क्या आ गई है, इनकम अफेक्ट। सही है। ये था एग्जामिनर का तरीका। एक्सप्लेनेशन बेटा नोट्स में सारी लिखी हुई है, सारी बातें आप लोगों के सामने। अच्छा, अब ये था एग्जामिनर का तरीका। अब मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, जो मेरा तरीका है क्या करना होगा उसके अंदर। केस वही है कि आपकी इनकम लेवल बढ़ रही है, लेट से जी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कम हो गए हैं, और प्राइसेस भी इससे कम होंगी, और आपकी जो इनकम वगैरह है ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। केस आपने बनाना है नॉर्मल, नॉर्मल कोड। ठीक है जी, अब सुनो क्या करना है आप लोगों ने, स्टेप्स अपने पास लिख लीजिएगा। इधर आ रहा है बेटा गुड वाई, यहाँ पे आ रहा है बेटा आपके पास गुड एक्स। कुछ भी नहीं करें, सबसे पहले बेटा अपने बजट लाइन बना लो, सबसे पहले बजट लाइन बना लो। ये मेरा इनिशियल बजट लाइन आ गया ए बी। ठीक है, ये बेटा मेरा इनिशियल बजट लाइन आ गया ए बी। जब बेटा मेरे पास प्राइसेस कम होती हैं तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या है कि बजट लाइन राइटवर्ड टिल्ट मारता है। तो मेरा बजट लाइन जो है वो ऐसे राइटवर्ड टिल्ट मारेगा फ्रॉम ए बी टू ए सी। अब ये जो मेरी बजट लाइन है ये प्राइसेस कम होने के बाद की बजट लाइन है, तो इससे पहले वाली इससे पीछे आएंगी, इससे पहले वाली इनकम इसके पीछे होगी। तो बेटा ये देखो, ये पीछे की तरफ मैंने, सॉरी मैंने पीछे की तरफ जो है वो एक ऐसा शिफ्ट शो कर दिया यू। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, इसको मैं लिखूंगा ई एफ, या जो लिखना चाहें, डी लिख दें, ई एफ लिख लें, जो लिखना चाहें। ठीक है, ई एफ आ गया। बेटा आपने फोकस करना है इस एक्स पे, ये एक्स आ रहा है। जहां पर ये एक्स आएगा हमेशा याद रखना, जहां पर ये एक्स आएगा वहां पे एक ही इंडिफरेंस कर्व होगा जो दोनों को टेंजेंट मारता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, ये मैं निशानी बता रहा हूँ। जहां पर ये एक्स आएगा इसका मतलब है एक ही इंडिफरेंस कर्व है जो दोनों को टेंजेंट मारता हुआ जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो जरा,
ये एक इंडिफरेंस कर्व आया जो दोनों को ऐसा टेंजेंट मारता हुआ जा रहा है। ठीक है, दोनों को बेटा ऐसा टेंजेंट मारता हुआ जा रहा है। इसको मैंने लिखा आईसी। क्या लिख दिया इसको मैंने? आईसी। अब बेटा जब ये मेरा आईसी आ गया तो पहला पॉइंट जो है मेरे पास ये आ रहा है इक्विलिब्रियम का ई। ये आ गई बेटा मेरे पास क्वांटिटी एक्स। ठीक है, क्वांटिटी एक्स। दूसरा पॉइंट आ गया बेटा मेरे पास E1। ये आ गई आपके पास क्वांटिटी X1। बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या आ रहा है? क्योंकि मैं एक ही इंडिफरेंस कर पे मूवमेंट कर रहा हूँ, तो X से लेके X1 तक आपके पास क्या आ रहा है बेटा? X से लेके X1 तक आपके पास आ रहा है सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। ये आपका फतवा रेडी हो चुका है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, नॉर्मल हो, इन्फीरियर हो, गिफिन हो, कुछ भी हो, इतनी डायग्राम सेम रहेगी। अगर प्राइस डिक्रीज का केस है, अगर इनकम इंक्रीज का केस है, डजेंट मैटर नॉर्मल है, इन्फीरियर है, क्या है, इतना डायग्राम हमेशा फिक्स रहेगा। मैं आप लोगों के सामने कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम आपकी फिक्स हो चुकी है, फतवा है ये, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर मुझे नॉर्मल गुड शो करना है। हम लोग अब इस वाले एक्स को फिलहाल के लिए इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग किस एक्स को देख रहे हैं? इस पे, कि हम लोग करंटली अभी यहाँ पे खड़े हुए। ठीक है, नॉर्मल गुड कहता है कि बेटा आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। मैं बैठा हुआ हूँ X1 पे। कहाँ बैठा हुआ हूँ? X1 पे। तो बेटा आपका नया इक्विलिब्रियम आगे आना चाहिए। तो बेटा मेरा नया इंडिफरेंस कर्व कुछ ना कुछ यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना रहा होगा। ये मैंने लिखा जी IC1, IC2 कर लो इसको, चलो। इक्विलिब्रियम E2। और बेटा ये आ गई आपके पास क्वांटिटी X2। क्या आ गई आपके पास? क्वांटिटी X2। तो बेटा X से लेके X1 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। X1 से लेके X2 तक आपके पास क्या है? इनकम इफेक्ट आ गया। और X से लेके X2 तक पूरा, ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा बेटा? प्राइस इफेक्ट या फिर टोटल इफेक्ट। ठीक है जी, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। ये फतवा मैंने आपके सामने रख दिया। सही है। अगर इसी को मैं कन्वर्ट, अच्छा अब इस तरह समझ है कि नॉर्मल गुड में क्या निशानी है कि इनकम अफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ये नॉर्मल गुड की निशानी है। अगर मैं इसको कन्वर्ट मार दूं इन्फीरियर पे, ये फतवा आ गया। ठीक है, ये फतवा आ गया। मैं इसको कन्वर्ट मार दूं इन्फीरियर पे, तो इन्फीरियर कहता है कि भाई इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होनी चाहिए। मैं किधर बैठा हुआ हूँ बेटा? X1 पे। तो बेटा ये जो रेंज है ना आपके पास, इस रेंज में अगर आप लाए करते हैं कहीं भी, इसको मैं E2 कर देता हूँ, इस रेंज में आप कहीं भी लाए करते हैं, ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फीरियर गुड को। देख लो आप। ठीक है, मैं X1 से पीछे आ गया X2 पे। तो एस से लेके एक्स से लेके X1 तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। X1 से लेके X2 तक बेटा आपके पास क्या आ रहा है? इनकम इफेक्ट। इन्फीरियर गुड की निशानी क्या है? कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी मोर देन इनकम इफेक्ट। अब सर गिफिन गुड की भी निशानी बता दें। ये फतवा आ गया। ठीक है, ये फतवा आ गया। गिफिन गुड कहता है, गिफिन कहता है कि यार प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड आपके पास कम हो जाएगी। अब यहाँ पे जो केस हमारे पास चल रहा है वो ये चल रहा है, प्राइस डिक्रीज वाला। इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो रहे हैं तो डिमांड कम होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि गिफिन गुड इन्फीरियर से भी ज़्यादा इन्फीरियर गुड है। इन्फीरियर से भी ज़्यादा इन्फीरियर गुड है। तो बेटा अगर ये रेंज आपकी इन्फीरियर की है तो गिफिन गुड तो इसके भी बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो गिफिन गुड का इक्विलिब्रियम किधर आ रहा होगा बेटा? वो कुछ ना कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। ये आ गया आपके पास IC2, इक्विलिब्रियम E2। और ये आ गई आपके पास बेटा X2। क्या आ गई आपके पास? X2। तो X से X1 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और X1 से X2 तक बेटा आपके पास क्या आ गया? इनकम इफेक्ट। सही है, ये इनकम इफेक्ट आ गया। तो बेटा सब्सिडी गिफिन में क्या चल रहा होता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बट इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेटा आपके पास कम होता है। अच्छा जी। अच्छा, एक बच्चा मुझसे अक्सर सवाल भी पूछता है कि सर ये जो आपने फतवा भी बताया है हम कैसे मान लें कि ये इनकम इफेक्ट ही है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनकम इफेक्ट ही आ रहा है? बेटा मैं एक तरीका बता रहा हूँ। देखो अगर मैं इस लाइन को गायब कर देता हूँ, मैंने इस लाइन को गायब कर दिया, तो E1 से A2 के बीच में क्या दिख रहा है आपको? शिफ्ट दिख रहा है ना। शिफ्ट कहाँ पे आता है? इनकम कंजम्पशन कर्व। सही है। तो बेटा इस तरीके से आपके पास जो है ये फतवे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में कि यार लिंक विद डिमांड कर्व, लिंक लिंक इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विद डिमांड कर्व।
तो नॉर्मल, इन्फीरियर और गिवन में किस तरीके से मामला चल रहे होंगे बेटा, इनको ज़रा देखना है हम लोगों ने। ठीक है, तो ज़रा मैं ये सेम चीज़ आगे आप लोगों को शो करता हूँ। डेरिवेशन आपने शो करनी पड़ेगी बेटा अब आप लोगों को। डेरिवेशन कैसे शो करेंगे, देखो ये नॉर्मल का डिमांड कर्व था, नॉर्मल का इनकम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट था। ठीक है, नॉर्मल गुड अगर पीईडी के हिसाब से देखा जाए ना, तो नॉर्मल गुड इज इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, क्यों? क्योंकि लग्जरी होता है, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होता है कि प्राइस थोड़े से बढ़ेगी डिमांड बहुत ज़्यादा से गिर जाएगी, प्राइस थोड़े से कम होगी डिमांड बहुत ज़्यादा से बढ़ जाएगी। अब आप देखो डेरिवेशन कैसे शो करोगे आप। डेरिवेशन आप किस तरह शो करेंगे, यहाँ पे आ रही है आपके पास प्राइस ऑफ गुड एक्स, यहाँ पे आ रही है बेटा क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। आपने देखो टोटल इफेक्ट शो करना है खाली। टोटल इफेक्ट के लिए ये एक्स आ गया और ये x2 आ गया। टोटल इफेक्ट के लिए x आ गया और x2 आ गया। ठीक है, सही है। और क्योंकि ये इलास्टिक इन नेचर है, तो ये लो भाई एक इलास्टिक कर्व बना दो। इलास्टिक कर्व बना दे कि भाई आपके पास ये प्राइस थी, ठीक है, ये प्राइस थी, प्राइसेस थोड़े से कम हुई हैं, आपकी डिमांड जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा से बढ़ गई। ये गेम चलेगा, बस ये गेम कर रहे हैं। इसी को बेटा अगर मैं इन्फीरियर पे कर दूं, तो इन्फीरियर इज काइंड ऑफ नेसेसिटी इन नेचर। ठीक है, इस काइंड ऑफ नेसेसिटी इन नेचर, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से दिखा देता हूँ नोट से। तो इन्फीरियर इज नेसेसिटी इन नेचर, ये नॉर्मल आ गया, ये इन्फीरियर आ गया। ठीक है, इन्फीरियर इज नेसेसिटी इन नेचर, पूरा वही गेम है, 100% सेम गेम है, बस डिमांड कैसे बन जाएगी, इन इलास्टिक बनेगी। अगर मैं गिफिन का दिखाऊं तो बेटा ये गिफिन है, गिफिन का अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, अब बच्चा मुझसे पूछता है सर प्राइस इंक्रीज का भी फतवा बताएं। प्राइस इंक्रीज किस, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तब क्या होगा, उसका भी फतवा देख लो भाई। प्राइस इंक्रीज, अब देखो ज़रा क्या गेम चल रहा है। इधर आएगा गुड वाई, यहाँ पे आ रहा है आपके पास गुड एक्स। ठीक है, ये आपके पास बेटा इनिशियल बजट लाइन आ गई ए बी। पहले मैंने आपसे कहा है कि पूरे पूरे अपने बजट लाइंस पूरे कर ले। जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो बेटा वो ऐसा पीछे की तरफ टिल्ट मारेगा फ्रॉम ए बी टू ए सी। ए सी प्राइस कम होने के प्राइस बढ़ने के बाद की इनकम है, तो प्राइस बढ़ने से पहले की इनकम जो है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो बेटा वो ऐसे ऊपर आगे की तरफ शिफ्ट मार देगा यहाँ पे। ठीक है, ए सी के बिल्कुल पैरेलल, और ए सी के बिल्कुल पैरेलल जो है वो आपके पास ऐसे ई एफ बन जाएगा। सही है, ये आ गया ई एफ। मैंने कहा था कि एक्स का ख्याल रखिएगा, जहाँ पे एक्स बन रहा है वहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व होगा जो दोनों को टेंशन मारता हुआ जा रहा होगा। सही है, तो बेटा ये देखो ज़रा क्या मामला चल रहे हैं। एक इंडिफरेंस कर्व है, दोनों को टेंशन मारेगा, ये लो, ये आ गया आपके पास एक ही इंडिफरेंस कर्व जो दोनों को ऐसे टेंशन मार रहे हैं। ठीक है, आप आ गए भाई इधर आई सी वन। पहला इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनेगा बेटा, पहला इक्विलिब्रियम बनेगा पहली बजट लाइन पे, यहाँ पे। तो ये आपका पहला इक्विलिब्रियम आ गया। सही है, ये आपके पास पहला इक्विलिब्रियम आ गया, इसको आपने लिख दिया पॉइंट एक्स। दूसरा इक्विलिब्रियम बेटा यहाँ पे आ गया ई वन, ये आ गया आपके पास एक्स वन। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। सर नॉर्मल कहाँ पे आएगा, इन्फीरियर कहाँ पे आएगा, गिवन कहाँ पे आएगा। बेटा आपने एक्स वन से मेजर करना है, एक्स वन से आप लेके चलेंगे चीज़ों को, एक्स को आपने इग्नोर करना है। नॉर्मल कहता है, नॉर्मल कहता है कि भाई अगर आपकी इनकम जो है वो फॉल होगी तो आपकी डिमांड भी फॉल होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल को शो करने के लिए आप इसके पीछे आ जाओगे। ठीक है, तो पॉइंट ए पे अगर आपका इक्विलिब्रियम बनेगा, इंडिफरेंस करवाएगा, तो वो नॉर्मल है। इन्फीरियर क्या कहता है भाई, वो कहता है कि चीज़ जब आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी डिमांड कम होगी, जब इनकम कम होगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन्फीरियर जो है बेटा पॉइंट बी पे आएगा। और गिफिन क्या कहता है, गिफिन कहता है कि भाई प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़नी चाहिए। तो आप अभी खड़े हुए हैं एक्स वन पे, तो आपकी डिमांड बढ़नी चाहिए, आगे जानी चाहिए। तो बेटा ये जो पॉइंट सी आपके पास आ रहा है इधर, जो उस गैप के बाद आता है, वो आपके पास गिफिन गुड बन जाएगा। समझ गए बेटा बात को। यहाँ पर आपका जो है ये थ्योरी ऑफ डिमांड जो है ये एंड हो चुका है, पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एंड हो चुका है। पास पेपर्स के लिए बेटा आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी। तो अब मैं दो अपनी वीडियोस जो हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई वाली, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, इनको मैं अटैच कर रहा हूँ, पुरानी वीडियोस हैं बट आपको समझ नहीं तो जाहिर सी बात है, पूरा कोर्स मैं कर रहा हूँ अभी बैठ के।
तो वो आप लोग जो है वो एक तरीके से पुरानी वाली देख रहे होंगे, तो वो मैं भी कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, चलें।